दोस्तों, मैं आप सबका लिखावट के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर मुझे मुक्ति चक्र के संपादक गोपाल गोयल जी दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत जैन हैं, विजय विशाल हैं, भास्कर चौधरी हैं, सत्येंद्र नाथ चौधरी जी हैं, देवेंद्र आर्य हैं, रजत कृष्णा हैं, डीएम मिश्र हैं, कौशल किशोर हैं, उमा शंकर सिंह हैं, आशीष सिंह हैं, जवाहरलाल जलद जी हैं, अशोक श्रीवास्तव हैं। तो मैं आप सबका इस कविता पर जो आज परिचर्चा होनी है उसमें मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। दरअसल हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि भास्कर चौधरी का एकल कविता पाठ यहाँ रखा जाए। फिर बीच में इत्तेफाकन उनका चयनित कविताओं का उनका कविता संग्रह आ गया, तो फिर यह तय हुआ कि कविता संग्रह पर भी बात होनी चाहिए। तो भास्कर चौधरी की कुछ कविताएं आज हम लोग सुनेंगे, लेकिन उनके इस नए कविता संग्रह पर मुझे लगता है कि विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें आशीष सिंह, उमाशंकर परमार, रजत कृष्ण उसमें बात करेंगे। कौशल किशोर जी उनकी किताब का लोकार्पण करेंगे और अपने विचार रखेंगे। ये एक ढांचा है आज के इस कार्यक्रम का। मुझे लगता है ये कार्यक्रम आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रशांत जैन कवि हैं। दरअसल मैं कई बार सोचता हूं कि हम लोग कहते हैं कि वे पेशे से इंजीनियर हैं, ये नहीं कह पाते कि वे पेशे से कवि हैं। ये एक फर्क पता नहीं कब से चला आ रहा है कि हम कवि हैं, बाकी हम जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, ऐसा कहना मुश्किल हो जाता है। तो प्रशांत जैन पेशे से इंजीनियर हैं और मूलतः कवि हैं। बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उनकी कविता और वो खुद हम सबको प्यारा लगते रहे हैं। प्रशांत जैन का हमने एक कविता पाठ भी लिखावट पर किया था, जो लिखावट के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैं प्रशांत जैन का इतना ही परिचय दे रहा हूँ। बाकी परिचय आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिखावट के यूट्यूब पर। लिखावट के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि यह तो कहा जाता है कि मैं ऐसे प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन दरअसल मैं अकेले नहीं करता हूँ। कौशल किशोर के शब्दों में कहें तो यह एक सहकार है। सब लोग मिलके कोई भी चीज संभव करते हैं। बल्कि हम लोगों का कविता लिखना भी एक सहकार ही है। तो सब लोग मिलते हैं तब कोई बात बनती है, संभव होता है, नहीं तो नहीं होती है। आप सबको यहाँ देख के खुशी हो रही है और मनोबल बढ़ रहा है कि इतने मित्र हैं जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमारे साथ हैं, हमारी कविता सुनने के लिए उपस्थित हैं, अपनी कविता सुनाने के लिए उपस्थित होते हैं। पिछले कार्यक्रम में अशोक श्रीवास्तव जी ने अपनी कविताएं सुनाई थी। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से स्वागत करता हूं
और मैं प्रशांत जैन को इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रशांत जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अपने को प्रशांत जी अनम्यूट कर लें प्रशांत जी। धन्यवाद मिथिलेश सर, और एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। वक्ता भी हैं और आज बहुत से श्रोता भी हैं, संख्या काफ़ी अच्छी है आज। और विशेष रूप से मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे स्कूल के सर जिन्होंने फिजिक्स मुझे पढ़ाया, चौधरी सर, आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्हीं की वजह से फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना और उनको मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। आज भी उनसे बात करता रहता हूँ। स्वागत, विस्तृत स्वागत मिथिलेश सर कर ही चुके हैं और सारे आगंतुक जो सदस्य हैं, प्रतिभागी हैं, उनके नाम भी उन्होंने लिए हैं। तो मैं इस औपचारिकता से आगे बढ़ के भास्कर चौधरी जी जो आज के कवि हैं, जिनका एक कविता पाठ यहाँ पर है, मैं उनका परिचय देना चाहूँगा, औपचारिक परिचय, और फिर उसके बाद कुछ बातचीत। और भास्कर चौधरी का जन्म 27 अगस्त 1969 को रामानुजगंज, सरगुजा जिले में हुआ, छत्तीसगढ़ में। सरगुजा मेरा ख्याल है सेकंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है भारत का, पहला तो बस्तर है। भास्कर की शिक्षा एमए इन्होंने किया है हिंदी और अंग्रेजी में, और बीएड किया है। और एक चीज जो इनके इंट्रोडक्शन में नहीं लिखी है पर मुझे याद है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। प्रकाशन जो भास्कर जी के हैं, इनका पहला काव्य संकलन है जो शायद 2011 में आया था। कुछ हिस्सा तो उनका भी है। और समकाल की आवाज जो प्रोजेक्ट है, ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, इन्होंने करीब मेरा ख्याल है 20 कवियों की चयनित कविताएं प्रस्तुत की हैं, प्रकाशित की हैं। तो उसमें इनका भी चयनित कविताओं का संकलन आया है, जिस पर आज चर्चा होने वाली है और जिसका लोकार्पण होगा। इस बीच बोधि प्रकाशन से भी एक किताब इनकी पब्लिश हुई है, संस्मरणों की पुस्तक है, बस्तर में 3 दिन। और एक कविता संग्रह जो है रश्मि प्रकाशन से आने वाला है, प्रकाशनाधीन है। लघु पत्रिका संकेत का 6ठा अंक भास्कर जी की कविताओं पर केंद्रित था। इसके अलावा अनुवाद कार्य भी भास्कर जी ने किया है पिताजी के साथ मिलकर, यानी शीतेंद्रनाथ चौधरी सर के साथ मिलकर। और भास्कर, इन दोनों ने सुधीर सक्सेना जी की कोरोना केंद्रित कविताओं का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और यह किताब पब्लिश भी हो चुकी है लव इन क्वारंटीन नाम से। इसके अलावा कविताएं, संस्मरण, समीक्षा आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। 1995 से विद्यालयीन शिक्षण कार्य में रत हैं और नवाचार में रुचि। नेचुरली नवाचार तो अपने काम में वो करेंगे ही, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव इंसान, कोई आर्टिस्ट आमतौर पर नौकरी करता ही है, और उसकी जो कला की क्रिएटिविटी या साहित्य की क्रिएटिविटी है वो नौकरी में भी झलकती है, कुछ अलग तरह से वो काम करता है। और भास्कर जी अपने स्कूल में, मुझे पता है, यहाँ लिखा नहीं है परिचय में, बच्चों के साथ काफ़ी प्रयोग करते रहते हैं, और प्रायोगिक या जीवन के जो अनुभव हैं, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, वो उनका एक अप्रोच है पढ़ाने का, सिखाने का। यूट्यूब पर 100 से अधिक कवियों की रचनाओं के पाठ के वीडियो भास्कर जी कर चुके हैं, जो कि उनका पाठ बड़ा अच्छा है, जो आज हम लोग रूबरू होंगे। इसके अलावा जो कुछ एक्टिविटीज उनकी रही हैं वो भी यहाँ हैं। सुनामी के बाद 2 दोस्तों के साथ नागपट्टनम की यात्रा की, और वहाँ बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम के तहत बच्चों को मदद पहुँचाने की कोशिश की। और इसके अलावा
आनंदवन, बस्तर, उत्तराखंड, शांति निकेतन की भी यात्राएं कुछ इसी तरह के उद्देश्यों से उन्होंने की। और ये तो औपचारिक परिचय उनका हुआ। मेरा ख्याल है 2-3 मिनट और बात की जा सकती है, क्योंकि कार्यक्रम सिर्फ सिर्फ कविताओं तक सीमित न रहे, कुछ बातचीत का माहौल बने। संयोग से भास्कर और हम जो है बचपन के साथी रहे हैं, और गुरुकुल विद्यालय पेंड्रा रोड, हम दोनों के पिता फादर जो है वहाँ पढ़ाते थे, और तब से हम 8वीं में, भास्कर जी 7वीं में थे। तो भास्कर जी, उस समय की कुछ एक आध खास याद आप शेयर करें। मुझे आपके बारे में तो याद है कि आपको फिजिक्स के मॉडल बनाने का बड़ा शौक था, कुछ ऊर्जा इकट्ठा करके कुछ करते रहते थे, और शायद जी इसीलिए आप फिजिकल की पढ़ाई करने भी गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत भाई, और ये शौक बचपन से रहा है। और दरअसल मैं अपना एक लैब बनाना चाहता था उस वक्त, और उसके इस कारण से बहुत सारी चीजें, और इसमें पिताजी का जरूर रहा है, क्योंकि बचपन से मतलब 3-4 साल की उम्र में ही मैं पिता के लैब, फिजिक्स लैब पहुंच जाया करता था। जी। और वहाँ चौक लेकर बिल्कुल बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाने का शौक था, और उनकी कुर्सी पे मैं खड़े हो जाया करता था। इस तरह से बचपन के 6-7 साल तक, बल्कि मेरा जो एडमिशन है बहुत लेट हुआ, मैं दूसरी कक्षा में सीधे मैंने एडमिशन लिया, और उससे पहले तक फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र मेरा, मुझे लगता था मैं उसी पर कुछ करूंगा आगे। तो वहां से मुड़ते मुड़ते अब जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, और अंत में मैं स्कूली शिक्षण से जुड़ गया, साहित्य की ओर मुखातिब हुआ। राइट। और भास्कर जी, हम लोग जिस जगह रहते थे गुरुकुल, वो एक सेनेटोरियम था अंग्रेजों के जमाने का। भारत का एक बहुत प्रमुख सेनेटोरियम था, जहाँ टीबी के मरीज आते थे। प्राकृतिक वातावरण में काफी पेड़, कुछ जंगल की तरह वहाँ लगाए गए थे। और एक रिसेंटली मेरे पढ़ने में आई है बात, मुझे पता नहीं था इतने सालों तक, आपको भी शायद ध्यान में पता लगा है या नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे वहाँ, और वहाँ करीब 4 महीने रहे थे। जी जी, ये बिल्कुल इसके बारे में बहुत तो नहीं पता है, लेकिन आपने ठीक कहा। मैंने एक उनका लिखा कुछ पेंड्रा स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में जरूर पढ़ा है, और इस बारे में कि वो सेनेटोरियम में वे भी रहे हैं। और कलकत्ता और और बिलासपुर में 6 घंटे उन्होंने गुजारे अगली ट्रेन के लिए। वो सब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी है, ठीक है। वो तो जस्ट बड़ा मुझे रोमांच आया कि भाई जहाँ हम लोग रहे वहाँ टैगोर जी 4 महीने रहे थे, पत्नी के इलाज के लिए वो आए थे। भास्कर जी, आपका परिचय तो हो गया, लेकिन आपका कविता से परिचय कैसे हुआ, इस बारे में कुछ बताएं। जी जी, असल में माता जी और पिताजी दोनों ने लिखना शुरू किया 72-73 के आसपास। और उन घर पे एक माहौल तो निश्चित रूप से था, तमाम पत्रिकाएं घर पे आया करती थी, धर्मयुग से दिनमान तक, और बहुत सारी पत्रिकाएं, मेरे ख्याल सारिका हमारे यहाँ खूब पढ़ी जाती थी, और एकांत श्रीवास्तव हमारे खास कवि हुआ करते थे उस समय। और सन 83, 84, 85 का मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं 9वीं-10वीं का विद्यार्थी था। तो उसी वक्त मुझे ध्यान है कि घर पर माँ की कविताएं, पिताजी की कहानियां, देशबंधु हमारे यहाँ एक बहुत खास अखबार हुआ करता था, उसमें दोनों लगातार छपते थे। और एकांत भाई और तमाम छत्तीसगढ़ के रचनाकार, बाहर के रचनाकार मेरे घर पे पढ़े जाते थे, उनका पाठ मैंने खूब सुना है पिताजी से, माताजी से। और घर में एक माहौल तो निश्चित रूप से था, उसका असर हुआ मुझ पर भी। और पिता मेरे, हाँ जी, पिता जी के बारे में जरूर एक बात कहूंगा कि उन्होंने संघर्ष किया अपने समय में। आदिवासी बहुल इलाका जैसा आप जानते हैं वो रहा है, तो उस पर उनकी जो कहानियां आती थी, उनका एक संकलन है हाथे से बाहर, इस पर बागेश्वरी पुरस्कार भी मिला, पहला बागेश्वरी पुरस्कार पिताजी को उस वक्त वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिला। तो वो आदिवासी शोषण के खिलाफ उनकी कहानियां थी, और हाथे से बाहर संग्रह में कहानियां दर्ज है। तो उसका असर भी मुझ पर था, उनकी लड़ाई, उनके जुझारूपन का असर मुझ पर रहा है। तो मेरी पहली कविता 1984 में आई, जाड़े की रात से शीर्षक से, वो कुछ इसी तरह की बात थी उसमें। तो वहां से मेरा जो डेवलपमेंट था वो एक लड़ाई करने का मानता, तो निश्चित रूप से जद्दोजहद का, मैं आसानी से चीजों को मानता नहीं था, और एक विद्रोहात्मक रवैया रहा है जो आज भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है। मेरे वर्किंग प्लेसेस में उसका असर दिखता है। मैंने जो डिप्लोमा की पढ़ाई के वक्त भी खूब लड़ाई की अपने तरीके से, तो उसका असर भी मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरे
पूर्व के उस पर पड़ा है, करियर पर पड़ा है। ये अक्सर तो कभी और वो जब नौकरी करते हैं तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। बहुत तो कम लोग नौकरी, होते हैं जो एडजस्ट कर पाते बिल्कुल 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 भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भास्कर भाई, आपने जहाँ तक माहौल की बात की, माहौल तो आपको ऐसा मिला कि 81 में या 82 में ही आप प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में पहुंच गए थे अमरकंटक में। जी हाँ, जी हाँ, ज्ञान जी वगैरह सब आए थे, भीष्म साहनी थे। थोड़ा जी सा आधा मिनट उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलें। जी। तब 81-82 की ही बात है, और उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन बिलासपुर में हुआ था। AK हंगल साहब भी आए थे, तो इन सब से मेरी मुलाकात, और उसमें भीष्म साहनी साहब थे, और तमाम बड़े कथाकार कवि वहाँ आया करते थे। डॉक्टर कमला प्रसाद जी का बहुत जबरदस्त इसमें रोल हुआ करता था, मुझे याद है। और इधर ज्ञान रंजन साहब और सभी बड़े कथाकार, उस जमाने के नामी ग्रामी साहित्यकार सब वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे। इफ्ता से भी जुड़े हुए काफी लोग थे। तो ये निश्चित रूप से उसका असर तो ये जरूर है कि मैं नौकरी में आने के बाद सुस्थिर नहीं रह पाया, और मेरा काम लिखने पढ़ने का भी बहुत उसमें कई व्यवधान आते रहे। मैं पूरी तरह से, खुद भी उसका कारण है, आलस भी एक बहुत बड़ी वजह है उसकी। तो ये सब चीजें जरूर रही हैं, और प्रोत्साहन लोगों ने मुझे, मेरे मित्रों ने खूब किया है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जितना मैं शायद लिखता पढ़ता नहीं, उससे कहीं ज्यादा मुझे प्रोत्साहित करते हैं मेरे अग्रजन, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसका असर शायद आने वाले समय में मैं जरूर उसको समझ पाऊंगा और अच्छे से। और जितना मेरी पढ़ाई या मेरी लिखाई, मैंने जितना लिखा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उसको साथियों ने सराहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है, और कहीं ना कहीं मुझे ताकीद भी देता है कि ये सही नहीं है कि मैं शेल में चले जाऊं या ककून में रहूं, इससे बाहर निकलूं। तो ये एक बहुत सकारात्मक चीज है, मेरा ख्याल है, और मुझे आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे। जैसे कौशल किशोर साहब लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है, वो मुझे लगातार प्रेरित कर रहे हैं। और ये कहने में गुरेज नहीं है मुझे कि मैं इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ढीला ढाला रवैया है मुझ में, तो शायद आने वाले समय में उससे बाहर आ सकूं। जी। ये आप कह रहे हैं कि कम लिखा है, लेकिन गुणवत्ता जरूरी है, और गुणवत्ता ही अल्टीमेटली टिकी रहती है। जो भी आपने लिखा है काफी खास है। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, कौशल जी तो हमारे भी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, वो छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो। ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है, और मन से चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। मैं भी उनका बहुत ऋणी हूँ, और बाद में मिथिलेश सर भी मुझे मिले, और उन्होंने भी, मुझे लगता है जिसके लायक मैं नहीं था उतना भाव उन्होंने दिया, साधारण भाषा में कहें तो। मैं आभारी हूँ आप सभी वरिष्ठों का। और अब मेरा ख्याल है हम लोग लोकार्पण पे आते हैं। मैं कुछ बताऊं इनकी किताब, जो कि समकाल की आवाज सीरीज के तहत न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। 50 चयनित कविताओं का संकलन है। और ये किताब मेरे पास है। मेरा ख्याल है आप में से भी जिनके पास ये किताब है, हम लोग शो करें कैमरे पर। ये भास्कर जी की पुस्तक है। बहुत बहुत बधाई भास्कर जी को बहुत शुक्रिया। कविताओं के लिए, और शुभकामनाएं। एक तो उनका आने वाला है और संग्रह, और उसके बाद फिर वो लिखते रहे इसी तरह से आगे। अब इससे पहले कि भास्कर जी कविता पाठ अपना शुरू करें, चूंकि इसकी भूमिका, पुस्तक की भूमिका जो है कौशल किशोर सर ने लिखी है, तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ अपने उद्गार व्यक्त करें इस पुस्तक के बारे में, कविताओं के बारे धन्यवाद प्रशांत जी। और आज लिखावट का ये काफी समृद्ध मंच है, और हमारे बहुत सारे मित्र, साथी, सहकर्मी, सहयोद्धा आज इस मंच पर हैं। मैं अपनी ओर से और लिखावट की ओर से उन सभी का स्वागत करता हूँ। भास्कर चौधरी के बारे में प्रशांत जी ने काफी विस्तार से बताया भी, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में भी, और जिस पुस्तक का हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया है, जारी किया है, उसके बारे में भी संक्षेप में उन्होंने एक टिप्पणी की है। यह पुस्तक पिछले साल न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन एक नया प्रकाशन केंद्र है, और जो नए तरह का प्रयोग भी कर रहा है, और जिससे यहाँ पर
हमारे देवेंद्र आर्य भाई, जिन्हें हम अपना पार्टनर कहते हैं, और वो अपने सभी मित्रों को पार्टनर कह के ही संबोधित करते हैं, उससे सभी साथियों को मेरा घनिष्ठ रूप नमस्कार। से, हाँ, हाँ, उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए, रमेश प्रजापति जी भी आ गए हैं, और इस साल समकाल की आवाज के तहत जो 21 कवियों की कविताओं का संकलन आया है, उसमें रमेश प्रजापति जी की भी संकलन शामिल है। तो पिछले साल 11 कवियों का संकलन आया था संभवतः, क्या भास्कर जी? 17 कवि सर, 17 कवि। 17 कवियों का पिछले साल, उसमें भास्कर चौधरी का यह संकलन भी शामिल है। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, इसमें करीब 50 कविताएं आपकी हैं, और वे कविताएं आपके काव्य व्यक्तित्व को सामने ले आती हैं, और इन कविताओं को पढ़ते हुए एक अपने आप माने स्वाभाविक तौर पर ये साफ हो जाता है कि ये कविताएं हमारे 21वीं सदी की कविताएं। इसमें जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, जो रंग है, जो रोगन है, माने सारी चीजें आज के हमारे समय की। मैंने इन कविताओं पर एक भूमिका भी लिखी है छोटी सी, और उसका शीर्षक ही मैंने ये लगाया कि यहाँ कोई सरहद नहीं है। जब मैं कहता हूं कि यहाँ कोई सरहद नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर भास्कर की कविताएं अपने क्षितिज का लगातार विस्तार करती है, और जैसे हवा हो, परिंदे हों, उनके लिए कोई सरहद नहीं होता, कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, उसी तरह ये कविताएं भी लगातार अपना विस्तार करती। इसमें छोटी छोटी हमारी दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे माँ है, पिता है, पत्नी है, मुनिया है, बच्ची है, काली लड़की है, मजदूर है, आस पड़ोस है, फूल पौधे हैं, पलाश के खिलने का मौसम है, तो कहीं वहीं रोहिंग्या भी है, वहीं अफगानी बच्चे भी हैं, गाजा पट्टी भी है, जो आज का सबसे संवेदनशील और सबसे ज्वलंत सवाल हमारे सामने फिलिस्तीनियों का है। गाजा पट्टी है, जहां मानवता लगातार उसका संहार हो रहा है। तो गाजा पट्टी है, सीरिया है, इराक है, और वहां से लेकर राजा हैं, और कई तरह के राजा हैं, उनके रंग है, तानाशाह है, अमेरिका है, साम्राज्य है, और इस सब के बीच कविताएं गुजरती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन कविताओं का क्षितिज एक बड़ा क्षितिज है, वहां कोई सरहद नहीं है। ये कविताएं हमारे घर की भी कविताएं हैं, तो हमारी दुनिया की भी कविताएं। तो मुझे लगता है कि हम इन कविताओं से जब गुजरेंगे, जब हम भास्कर को सुनेंगे, तो ये लगेगा कि हम एक आज के समय का जो जीवन है, उसका जो राग है, उसका जो रंग है, आपकी कविताओं में मिलेगा। बहुत पसीने का रंग भी मिलेगा, स्त्री के संघर्ष का रंग मिलेगा, पितृसत्तात्मक शोषण उत्पीड़न है वह भी है, तो उससे लड़ते हुए स्त्रियां भी आपको मिलेंगी। तो इस तरह से एक यहाँ पर किसान मिलेंगे, किसानों का संघर्ष है, तो शाहीन बाग की लड़कियां भी हैं, शाहीन बाग की औरतें हैं, क्योंकि आजाद भारत में, या कहिए भारत के इतिहास में, यह पहली घटना है जब औरतें खुद इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में बाहर निकली, जिनके बारे में कहा जाता था वे बुर्के में रहने वाली, घरों में रहने वाली। तो आधी जमीन या आधी आबादी जिस तरह से बाहर आई, वह एक उदाहरण है। और कविता वहां भी पहुंचती है, उन कोनों में भी पहुंचती है जहां हम देख नहीं पाते। तो ये भास्कर की कविता की खूबी है, विशेषता है, और इसीलिए मैं कहता हूं
इन कविताओं की कोई सरहद नहीं है। ये हमारी भी कविता है, आपकी भी कविता है। ये जॉर्ज फ्लॉयड तक भी जाती हैं, अमेरिका और सीरिया तक भी जाती हैं, फिलिस्तीन तक जाती हैं, अरब अफगान के बच्चों तक जाती हैं, और जो अफगानिस्तान के हालात है वहां से भी रूबरू होती है। तो मैं भास्कर चौधरी को इस संग्रह के लिए और इनके अंदर जो तेवर है, जो चीजों को समझने की जो दृष्टि है, वह एक वैज्ञानिक दृष्टि है, और इसीलिए इसे वो सपाटता में नहीं देखते, वह उसे द्वंद्वात्मकता में देखते हैं, और उन लोगों के पक्ष में खड़े होकर देखते हैं जो हमारे समाज के दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, अवहेलित हैं, उपेक्षित हैं, हाशिए पर हैं। उसमें आदिवासी भी मिलेंगे, जल जंगल जमीन के सवाल भी मिलेंगे। तो मतलब कहने का आशय ये है कि हमें अपनी दुनिया से ये कविताएं परिचय कराती हैं, हमारे घर से भी परिचय कराती हैं, परिवार से भी परिचय कराती हैं, और इस दुनिया से भी। तो मैं भास्कर को इस कविता संग्रह के लिए और आगे आने वाले संकलन और सृजनात्मक जो उनकी भूमिका होगी उसके लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। इन्हीं के शब्दों के साथ एक संक्षिप्त टिप्पणी मेरी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया कौशल सर। और क्षमा चाहूंगा, एक छोटी सी चूक जो संचालक के तौर पे, ये लोकार्पण कौशल सर के हाथों से होना था, वो अनाउंस करना मैं भूल गया था। कौशल किशोर सर के कर कमलों से ही ये लोकार्पण था। आपने ठीक कहा कि भास्कर जी की कविताओं में कविताओं का फलक जो है वो बहुत विस्तृत है, उसमें गहराई भी है और लेखन की ऊंचाई भी है। एक पूरा रेंज है, व्यक्ति से लेके समाज से लेके देश और पूरी पृथ्वी उनके इस फलक में शामिल है। और महज सिंपैथी की कविताएं नहीं, एम्पैथी, वो महसूस कर सकते हैं कि जो जूता पहने आपका म्यूट हो गया प्रशांत जी, आपका म्यूट हो गया है। एक्चुअली आप बोल रहे थे तभी मैंने म्यूट कर रखा था। मेरा ख्याल है मैं फिर शॉर्ट में रिपीट करूं कि संचालक के तौर पे एक छोटी भूल हुई मुझसे। ये लोकार्पण कौशल सर के हाथ से था, उनके कर कमलों से था, और उनका नाम अनाउंस करना मैं भूल गया था। अरे वो वही उसी से हुआ ही, हम सब लोगों की तरफ से होना नहीं, फिर भी एक प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसी थी। और भास्कर जी के बारे में जो आपने वक्तव्य दिया कि उनकी कविताओं का फलक बहुत विस्तृत है, बहुत गहराई है, लेखन की ऊंचाई है, और एक पूरा रेंज है, परिवार समाज से लेकर पूरी पृथ्वी तक, और अर्थ और राजनीति सब कुछ, और गैर बराबरी, प्रतिरोध की कविताएं, उनकी खास तौर पे प्रतिरोध का स्वर जो है उनकी कविता में बुलंद होता है। लेकिन इसके साथ ही संबंध, पारिवारिक संबंध, जैसा कि आपने कहा। और आखिरी लाइन में कहूंगा, आखिरी पंक्ति के, उनकी कविताएं मात्र सिंपैथी की कविताएं नहीं है, एम्पैथी की कविताएं हैं। दूसरे की तकलीफ को वो उस जगह खुद को रखकर महसूस कर सकते हैं, और ये एम्पैथी मेरे हिसाब से कविता का एक प्रमुख तत्व है। मैं अब भास्कर जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा, लेकिन उन्होंने जैसा कि मुझे सजेस्ट किया है कि मैं एक कविता पढ़ूं उनकी, और उसके बाद वो पढ़ें, और ये कविता है अमरूद का पेड़। ये माता जी को संबोधित है। हमारी शुक्ला आंटी, हम लोग बचपन में आंटी कहते थे जब साथ में रहते थे। और उनका व्यक्तित्व जो है हम सब परिचित हैं कि किस तरह से वो अपनी छोटी लेकिन बहुत ही गहरी कविताओं के साथ फेसबुक पर प्रस्तुत होती थी, कहानियां भी लिखती थी, और बहुत बहुत भावुक मन से हम आज उनको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और
फोन पे बातें होती थी हमारी, बहुत ही डायनामिक और बहुत ही प्रेमल उनका स्वभाव था। प्रेमल सिर्फ सबके लिए नौकरानी हो घर की या कोई, वो अलग ही व्यक्तित्व उनका रहा है। मैं उनकी कविता पढ़ता हूँ जैसा कि भास्कर जी ने मुझे कहा। अमरूद का पेड़। कोष्ठक में लिखा है अम्मा के लिए, अम्मा को समर्पित कविता है। वह अमरूद का पेड़ था, वह अमरूद का पेड़ था, उस लड़की से प्यार करता था। लंबे पैरों वाली उस लड़की के हाथ भी लंबे थे। वह उस पर कूद कर चढ़ती थी। पेड़ की हर एक शाखा को लड़की के बारे में पूरा पूरा पता था। पता था उसे कि कितनी ऊंचाई पर 3 शाखाएं जुड़ेंगी आपस में। पता था उसे कि कितनी ऊंचाई पर 3 शाखाएं जुड़ेंगी आपस में, कि लड़की बैठ सके आराम से पीठ टिकाकर और पढ़ सके दाएं हाथ में धरकर कोई उपन्यास, गोदान, गबन, निर्मला या सेवा सदन, या ताजा कहानी रेणु की, या रविंद्रनाथ की बांग्ला कविता, और बाएं हाथ से खा सके अधपके उजले हरे अमरूद। पेड़ को पता था शुक्ल पक्ष में अक्सर नीचे खड़ी होती है लड़की, तने के ठीक पास, निहारती कभी कभी तो घंटों अलग अलग कलाओं में, चांदी के हंसिए से सोने की थाल तक। ये यहां मैं रुकना चाहूंगा। निहारती कभी कभी तो घंटों अलग अलग कलाओं में, चांदी के हंसिए से सोने की थाल तक। चांद को किस कदर खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है। अमावस के अगले दिन चांदी का हंसिया और पूर्णिमा के दिन सोने का थाल। बहुत सुंदर कल्पना है भास्कर। तने के ठीक पास निहारती कभी कभी तो घंटों अलग अलग कलाओं में, चांदी के हंसिए से सोने की थाल तक। अलग अलग आकार धरते चांद को पेड़ को पता है झुरमुट में कितनी पत्तियां होंगी। नई नवेली पुरानी और जवान कितनी होंगी पत्तियां। कि लड़की बस निहारती ही रहे चांद और पेड़ को सुनाई देती रहे धड़कनें। लड़की के दिल की पेड़ को पता है, लड़की के दिल की पेड़ को पता है। लड़की अब जा चुकी है, बड़ी हो चुकी है लड़की। लड़की ने अलग घर बसा लिया है। पेड़ को पता है कि उसकी लड़की बूढ़ी हो चुकी है। कि वह अब भी प्यार करती है पेड़ से, कि वह अब भी देखा करती है झुरमुट से चांद, कि वह ख्वाबों में अब भी पढ़ती है उपन्यास या ताजा कहानी कोई। उन्हीं 3 डंगालों के बीच बैठकर टिकाकर पीठ। पेड़ को पता है कि उसे कुछ नहीं पता है। पेड़ को पता है कि उसे कुछ नहीं पता है, कि उसे कटे बरसों बीत गए, कि उसे कटे बरसों बीत गए हैं, कि उसे उसकी जड़ों से अलग कर दिया गया है, कि उसे उसकी जड़ों से अलग कर दिया गया। बहुत ही मार्मिक कविता भास्कर भाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भास्कर जी को कि आगे कविता पाठ जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। और आपने दरअसल ये कविता पढ़कर मेरा आधा काम कर दिया आपने। मतलब काव्य पाठ की शुरुआत में इसी से करना चाहता था और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मिथिलेश जी, आदरणीय कौशल किशोर सर, गोपाल गोयल जी, विजय विशाल जी, मिश्र साहब, उमाशंकर भाई, आशीष भाई, जवाहरलाल जलद जी, और मेरे बहुत खास मित्र हैं यहाँ पर सुरेश रोहरा जी, जो यहाँ कोरबा से हैं और पत्रकार हैं, लोक सदन नामक
अखबार निकालते हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ धन्यवाद कहूंगा, वे यहाँ आए। रमेश भाई, रमेश प्रजापति, बहुत अभिन्न मित्र मेरे, रजत कृष्ण, और सभी साथी जिनके नाम मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे और साथी हैं, उन सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कुछ कविताएं मेरी, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैं डहेलिया कविता से। ये 95-96 के आसपास मैंने एक कविता लिखी थी, और मेरी शुरुआती कविताओं में से एक, शीर्षक है डहेलिया। मैंने ली अपने हिस्से की थोड़ी सी धूप, मैंने ली अपने हिस्से की थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गोबर खाद, समेटी थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी गर्मी तुम्हारे हाथों की। मैंने ली अपने हिस्से की थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गोबर खाद, समेटी थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी गर्मी तुम्हारे हाथों की, थोड़ा सा प्यार, और बिखेर दी आज ढेर सारी गुलाबी आभा, और बिखेर दी आज ढेर सारी गुलाबी आभा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बड़ा संदेश है इसमें। अपरिग्रह का कहें या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है कि मिनिमम आप लीजिए प्रकृति से और जितना हो सके दीजिए। हालांकि आज का जीवन दर्शन बिल्कुल अलग है। बहुत कम शब्दों में बहुत ही सारगर्भित कविता भास्कर जी, बधाई आपको। शुक्रिया भाई। अगली कविता है बस्तर। हमारी पीठ है जंगल की ओर, हमारी पीठ है जंगल की ओर, और हम गाड़ी में बैठे बाँच रहे हैं अपने अपने प्रेम के किस्से। जंगल हैरान है पर परेशान नहीं, जंगल हैरान है पर परेशान नहीं, क्योंकि जंगल का प्रेम से परिचय जंगल के जन के साथ ही हुआ। बंदूक और बारूद से परिचय आदमी की देन है, बंदूक और बारूद से परिचय आदमी की देन है। अगली कविता है विस्तार। छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूं प्रशांत भाई। बिक रहे हैं पास पड़ोस के खेत, छोटे छोटे टुकड़ों में, आसमान छूती कीमतों पर। इन्हीं खेतों को कभी खरीदा था बिल्डरों ने कौड़ियों के मोल। सिमट रहा है पानी, सिमट रही है हवा, सिमट रहे हैं बरगद, नीम, बबूल। आकाश सिमट रहा है, शहर का हो रहा है विस्तार, शहर का हो रहा है विस्तार। अगली कविता है बच्ची का आना। ये भी मेरी आरंभिक कविताओं से एक दे रहा हूँ, 2000 के आसपास की कविता। जैसे बेमौसम बादलों के पीछे से सूरज का दिनों बाद निकलना, जैसे बेमौसम बादलों के पीछे से सूरज का दिनों बाद निकलना, मुस्कुराना, छा जाना, आपके कपड़ों के बीच बोतलों का टंग जाना। बच्ची का आना जैसे दादा की आंखों से मोतियाबिंद की छानी का कट जाना, उनके कांपते हाथों से अपनी गोद में बच्ची के पूरे शरीर को मजबूती से समो लेना। बच्ची का आना जैसे बर्तनों की भीड़ में दूध की बोतल का चुपके से शामिल हो जाना, उबलते पानी से भाप का निकलना, कटोरी और चम्मच का आपस में बतियाना। बच्ची का आना जैसे पुताई के बाद नए नवेले घर के गालों पर काले टीके का लग जाना। माँ की बातों में बच्चों सा खिलकना, माँ का बातों में बच्चों सा खिलकना, आंखों ही आंखों में मुस्कुराना। बच्ची का आना जैसे जल रहे नारियल के बूझ पर अजवाइन के दानों का चटकना, और धूप की गंध का दरवाजे की दरारों से निकल सीढ़ियों के रास्ते हमारे घरों तक आना। बच्ची का आना जैसे जल रहे नारियल के बूझ पर अजवाइन के दानों का चटकना, और धूप की गंध का दरवाजे की दरारों से निकल सीढ़ियों के रास्ते हमारे घरों तक आना। अगली कविता है जल। रोबोट खोज रहे हैं मंगल की गहराइयों में जल, रोबोट खोज रहे हैं मंगल की गहराइयों में जल, और यहाँ धरती पर उतर रही है स्त्रियां कुओं की तलहटी में,
घड़े और खाना पकाने वाले बर्तनों में एकत्र कर रही हैं बूंद बूंद जल। रोबोट खोज रहे हैं मंगल की गहराइयों में जल, और यहाँ धरती पर उतर रही है स्त्रियां कुओं की तलहटी में घड़े और खाना पकाने वाले बर्तनों में एकत्र कर रही हैं बूंद बूंद जल। शायद मनुष्य की महानता का चरम हो मंगल पर जल की खोज। शायद मनुष्य की महानता का चरम हो मंगल पर जल की खोज, और इधर धरती पर जल खोजती स्त्रियों में मनुष्य को मिल जाए स्त्रियों की महानता का सबूत। और इधर धरती पर जल खोजती स्त्रियों में मनुष्य को मिल जाए स्त्रियों की महानता का सबूत। आज के समय की विडंबना और विद्रूप को बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने यहाँ व्यक्त किया। शुक्रिया। और एक छोटी सी कविता, शीर्षक है रोहिंग्या, जिसका जिक्र आदरणीय कौशल सर कर रहे थे कि यह जो चिपका हुआ है मेरे दिल से चूहा नहीं है, यह जो चिपका हुआ है मेरे दिल से चूहा नहीं है, मेरा बच्चा है, मरा नहीं है, जिंदा है। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक, बहुत बहुत। और अगली कविता है पत्नी भी माँ की तरह। मैं होठों पर जीभ फेरता हूं बार बार, जाने कहां से उगाती है पपड़ियां। मैं होठों पर जीभ फेरता हूं बार बार, जाने कहां से उगाती हैं पपड़ियां। माथे पर चुहचुहाने लगता है पसीना, सिर्फ कुछ पल गर्म चूल्हे के पास अपने को पाता हूं अकेला, निपट अकेला। चारों तरफ डिब्बों और बर्तनों की भीड़, जैसे कई बरसों से पका रहा हूं रोटियां। जैसे यह गुथा आटा कभी होने को नहीं खत्म, जैसे यह गुथा आटा कभी होने को नहीं खत्म। जैसे मांजने हो बेसिन में पड़े अनगिनत जूठे बर्तन। माँ बरसों से यही कर रही है, माँ बरसों से यही कर रही है, पत्नी भी माँ की तरह। माँ बरसों से यही कर रही है, पत्नी भी माँ की तरह। मेरा ख्याल है 10-1 मिनट और ले सकता हूँ ना मैं प्रशांत भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ 3-4 कविताएं और सुना दो। स्वागत। तानाशाह शीर्षक से 2 कविताएं। एक, दरअसल ये सीरीज है करीबन 20 कविताओं की, उसमें से मैं 2 कविताएं मैंने इसमें शामिल की है। पहली कविता है, तानाशाह भी एक दिन एक बच्चा था साधारण, और बच्चों की तरह खाता पीता सोता खुराफाते करता, आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो रहा। किशोर वय तक पहुंचते पहुंचते वह असाधारण होने लगा। उसने घृणा करना सीखा, अपने जैसे किशोरों को वह हिकारत से देखने लगा। उसने चालाकी और धूर्तता सीखी अपने आसपास से। शायद उसने प्यार भी किया कभी किसी लड़की से, और किशोरों की तरह, पर किया प्यार उन सभी चीजों से ज्यादा जो उसके पास नहीं थे उन दिनों। उन चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था वह, कितना भी घृणा पाल सकता था, कितनी भी जाने ले सकता था, खुद नहीं तो दूसरों से मरवा सकता था। उसने बहुत जल्दी जान लिया था, आपस में भिड़वाकर दंगे भड़काकर दूर बैठा टांग पर टांग धरे तमाशा देख सकता था। अनगिनत झूठ बोल सकता था और अनगिनत बार बोल सकता था, क्योंकि उसे मालूम था बार बार बोला गया झूठ मतलब सच। उसे मालूम था घृणा करना आसान नहीं है ज्यादा, और उत्तेजना से भरपूर भी। और यही रास्ता है तानाशाह बनने का, कि जब चाहो तब छिपा लो घृणा त्वचा के नीचे चेहरे के, और पसरा लो मुस्कान। और यही रास्ता है तानाशाह बनने का, कि जब चाहो तब छिपा लो घृणा त्वचा के नीचे चेहरे के, और पसरा लो मुस्कान। कि चाहे जब छिपा लो हिकारत और पढ़ाओ लोगों को प्रेम का संदेश, आत्मा परमात्मा देश और विश्वग्राम की बातें। और पढ़ाओ लोगों को प्रेम का संदेश, आत्मा परमात्मा देश और विश्वग्राम की बातें। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है भूखे पेटों जरा सा अन्न देकर और खाली हाथों में जरा सा लालच देकर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तानाशाह की जय भी। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि भूखे पेटों जरा सा अन्न देकर और खाली हाथों में जरा सा लालच देकर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तानाशाह की जय।
और इसी शीर्षक से दूसरी कविता कि उससे न चींटियां डरती है न कोई चूहा, वह स्वयं डरता है काकरोच से। उससे न चींटियां डरती है न कोई चूहा, वह स्वयं डरता है काकरोच से। और काकरोच देखते ही बंदूक तान देता है। शय और मात के खेल का उस्ताद तानाशाह वह समुद्र की ओर देखकर पेशाब करता है और डुबो देगा आधी दुनिया समुद्र के पानी में, ऐसा सोचता है। और डुबो देगा आधी दुनिया समुद्र के पानी में, ऐसा सोचता है। शानदार तंज, बहुत बढ़िया। अगली कविता है स्लो मोशन। स्लो मोशन में हो रही है बारिश, स्लो मोशन में हो रही है बारिश, हमारे कंधे झुके हुए हैं, बाजुएं लटकी हुई हैं, सर झुका निकली हुई तोंद। स्लो मोशन में हो रही है बारिश, हमारे कंधे झुके हुए हैं, बाजुएं लटकी हुई हैं, सर झुका निकली हुई तोंद। सर पर छाता ताने हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जरा सा गर्दन हिला, इधर उधर देख लेते हैं, नीचे फिसलती पेंट को ऊपर खींच लेते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं, कहीं नंगे तो नहीं हो गए हम। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जरा सा गर्दन हिला, इधर उधर देख लेते हैं, नीचे फिसलती पेंट को ऊपर खींच लेते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं, कहीं नंगे तो नहीं हो गए हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। कहीं दूर से बलात्कृत लड़की की चीखें सुनाई पड़ते ही आंखें आधी मूंद लेते हैं। हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। कहीं दूर से बलात्कृत लड़की की चीखें सुनाई पड़ते ही आंखें आधी मूंद लेते हैं। दाएं कान में ब्लूटूथ से चलने वाला स्पीकर लगा लेते हैं, कोई भजन या स्लो मोशन में चलने वाला संगीत लगा लेते हैं। हम स्लो मोशन में चल रहे हैं और कल्पना में ओलंपिक के मैदान में देश के तिरंगे को हिमा दास के हाथों में तैरता हुआ देख रहे हैं। हम स्लो मोशन में चल रहे हैं और कल्पना में ओलंपिक के मैदान में देश के तिरंगे को हिमा दास के हाथों में तैरता हुआ देख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और आप बताएं प्रशांत भाई, एक या दो कविता और, या नहीं, आप सुना दीजिए एक दो कविता। ठीक है। पाँच कविता मिनट। है राजा। राजा शीर्षक, जी हाँ 5 मिनट लेता हूं यहाँ से। राजा शीर्षक से यह कविता कि राजा कभी कभार दिखाई पड़ता था महल के बाहर। राजा कभी कभार दिखाई पड़ता था महल के बाहर, पहाड़ वाले मंदिर पर या पाताल में महारानी के साथ पूजा अर्चना करते हुए। राजा लाव लश्कर के साथ आखेट पर जाता, किसी उत्सव में नाच गाने के मौके पर मल्ल युद्ध देखता। राजा सिंहासन पर बैठे पांव पर पांव धरे इठलाता। मुट्ठी भर लोग राजा के मंत्री सिपाह सलार फलाना महाराजा की कहते, बदले में जनता भूखी नंगी जयकारा लगाती। बदले में जनता भूखी नंगी जयकारा लगाती। आज राजा दिखाई देता है घर के भीतर और बाहर भी। आज राजा दिखाई देता है घर के भीतर और बाहर भी। 24 घंटे टीवी के पर्दे पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, मोबाइलों में, अखबारों और किताबों में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग मुद्राओं में। राजा आज सचमुच सर्वव्यापी है। राजा आज सचमुच सर्वव्यापी है। तब राजा जनता की पहुंच से सहस्त्रों योजन दूर था। तब राजा जनता की पहुंच से सहस्त्रों योजन दूर था और आज मंगल ग्रह का निवासी। और आज मंगल ग्रह का निवासी। और दोस्तों आखिरी कविता मैं पढ़ रहा हूं, मध्यम वर्ग का। आखिरी कविता मेरा ख्याल 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगी। मध्य वर्ग का 9 मिनट। मध्य वर्ग ने 9 मिनट लंबी गहरी सांस ली, 9 मिनट कपालभाति किया, 9 मिनट अनुलोम विलोम, 9 मिनट में उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, 9 मिनट शवासन, 9 मिनट बत्तीसी दिखा दिखाकर ठहाके लगाया। मध्य वर्ग ने 9 मिनट तक टीवी पर लाखों लोगों को बच्चों की गोद
बच्चों को गोद या कंधे में उठाए और सर पर गठरियां लादे शहर से बाहर सड़क पर पैदल चलते देखा। ये वे थे जो महानगरों में दिहाड़ी कर अपना और परिवार का पेट पाल रहे थे, जो दरअसल मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के ऐशो आराम का जरिया थे। वे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव पैदल जा रहे थे। वे भूखे थे और उन्हें पता नहीं था कि मंजिल तक कब पहुंचेंगे या पहुंचेंगे भी कि नहीं। मध्य वर्ग 9 मिनट तक टीवी पर यह सब देखते रहे और मुंह से करके करते रहे। कुछ की आंखें भी भर आई, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनते ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनते ही भर आती है और भरी ही रहती है 9 मिनट तक। मध्य वर्ग ने 9 मिनट ताली, थाली, घंटे, घड़ियाल बजाए, पटाखे फोड़े, 9 मिनट घरों की बत्तियां बुझाई, घी और तेल के दिए जलाए और उनके आलोक में दीप दूर दूर से एक दूसरे का चेहरा देखा, साड़ियां देखी, सूट देखे, कुर्ते पैजामे सलवार देखे, चुपके से लिपस्टिक का रंग देखा। मध्य वर्ग के गाल गुलाबी हो गए और आंखें चमक उठी, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनते सुनते चमकती है मध्य वर्ग की आंखें और गाल गुलाबी हो जाते हैं। मध्य वर्ग ने 9:09 पर 9 मिनट तक एक कविता लिखी। मध्य वर्ग ने 9:09 पर 9 मिनट तक कविता लिखी, 9 मिनट के गीत तैयार किए और 9 मिनट तक गाया भी। 9 मिनट तक उल्लसित होते रहे, वंदे मातरम कहा, भारत माता की जय बोले, 9 मिनट तक देशभक्ति की धारा में बहते रहे। मध्य वर्ग 9 मिनट तक देशभक्ति की धारा में बहते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर। अमीर मीनाई का एक शेर याद आ रहा है मुझे। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो भास्कर जी ने अपनी कविताओं में खुद का दर्द और जमाने का दर्द बखूबी उन्होंने आवाज दी है अपनी कविताओं में उसको। और काफी कुछ विस्तार से कौशल जी कह चुके हैं। अब आज के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कविताओं पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अब उनका टर्न है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं आशीष सिंह जी को बुलाता हूं कि वो भास्कर जी की कविताओं पर अपना वक्तव्य दें। आशीष सिंह जी। जी है तो स्क्रीन पे आइए। देखें जरा वो लिस्ट में, पार्टिसिपेंट लिस्ट में अभी। हाँ है उपस्थित है, जी देख तो रहे। हाँ आ गए आशीष भाई आ गए। हाँ आशीष जी। हाँ आपका माइक म्यूट है, माइक वाले पर हाँ उंगली दबाइए। हाँ जी जी। पहला जो बना हुआ है निशान, उसी पर आपको उंगली चटका मारना है। वो एक फूल जैसा बना हुआ है माइक। जो पहला बना हुआ है ना आशीष जी, नहीं आवाज नहीं वो आ रही। नीचे जो है एक पहला निशान माइक्रोफोन बंद करे या माइक्रोफोन का है, दूसरा वीडियो का है। तो पहले वाले पर आप करेंगे तो आ जाएंगे। मेरा ख्याल है तब तक सर हम आगे बढ़े क्या? उमाशंकर जी को बुलाएं, वो लेफ्ट कर दिया उन्होंने, तो हो सकता है वापस आए आशीष जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उमाशंकर सिंह परमार जी, आपका स्वागत है। आशीष जी शायद फिर रिकनेक्ट करेंगे तो शायद जुड़ जाएंगे।
मैं सुपारी खाया था तो थूकने चला गया था थोड़ा सा। जी जी जी, स्वागत। ए, भास्कर जी से मेरा परिचय इस तरह से हुआ कि छत्तीसगढ़ मेरे लिए एक, जहां मेरे बहुत से मित्र हैं हर शहर में और हर नगर में, और लगभग कोरोना काल के पूर्व मैं साल में 3 बार 4 बार किसी न किसी बुलावे में जाता रहा हूँ और लगभग हर जगह हो आया हूँ। उसी क्रम में भास्कर भाई से शायद 2 बार की मुलाकातें हैं। एक बार जब त्रिलोचन पर बोलने के लिए बुलाया गया था, किसी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था, तब वहां पर हुई थी। और एक बार जब त्रिलोक महावर जी के कविता संग्रह पर कार्यक्रम था संभवतः, तब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। और उस समय आपका मैंने कविता संग्रह भी एक लिया था, कुछ हिस्सा उनका भी है, और उस कविता संग्रह पर मैंने लिखा भी था। उन कविताओं को देखते हुए और आज जो इस समकाल पर आपका कविता संग्रह आया है, ये बहुत अलग नहीं है। क्योंकि कोई भी कवि हो, आप जब उसे पढ़ते हैं, एक कविता पढ़ी जाती है तो एक चेतना उसकी निकल करके आती है। जब दूसरी कविता पढ़ी जाती है तो उसको दूसरी तरह की चेतना आती है। ये छोटी छोटी जो संवेदनाएं होती हैं, वेदनाएं होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, ये जब व्यापक रूप में इकट्ठा होती हैं, एकत्र होती हैं, तो व्यापक दृष्टिकोण लेकर के उपस्थित होती है। और हम लोगों का कार्य उसी व्यापक दृष्टिकोण को पकड़ना होता है, हम उसी को कैच करते हैं। हर कविता एक व्यापक उद्देश्य से चल रही होती है। एक छोटा सा खंड होता है कि जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं तो मुख्य कथा, अवान्तर कथा, मुख्य रस और अवान्तर रस। तो जो कविताएं हैं वो अवान्तर है, और जो मुख्य चेतना है वो कवि के अंदर होती है। तो इनकी पहले की भी कविताएं और इधर की भी कविताओं में जहां तक मैं देख रहा हूं, इनका मुख्य जो चेतना है वो हिंसा की शिनाख्त है। इन्होंने अपनी सारी कविताओं में जो हिंसा के वैविध्यपूर्ण ये अपरूप है, उसकी कोटियां हैं। आज हमारे समाज में बच्चों पर, प्रकृति पर, पर्यावरण पर, इंसान पर, अस्मिताओं पर जिस तरह के खतरे आ गए हैं, विशेष करके लोकतंत्र पर, राजनीति पर, वैश्विक रूप से भी वही, चूंकि आज ग्लोबल विश्व है, तो जो चुनौतियां आज आम भारतीय के समक्ष हैं, वही चुनौतियां इस विश्व के हर विकासशील देश के नागरिक के ऊपर है। चुनौतियां विश्वव्यापी हो गई हैं और इस हिंसा को आज तर्क के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष करके आर्थिक उदारीकरण इतना घनघोर रूप ले लेगा, हमने कल्पना नहीं की थी कि हथियारों का उत्पादन जो सार्वजनिक क्षेत्र करता था, आज प्राइवेट कंपनियां कर रही है। उसके व्यापार के लिए जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े जो मुल्क हैं, सबल हैं, छोटे छोटे देशों को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में उलझा रहे हैं, उनकी सीमाओं की विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इसी उदारीकरण की कोख से आतंकवाद पैदा होता जा रहा है। आतंकवादियों को भी हथियार देते हैं तो वहां के सैनिकों को भी हथियार देते हैं। हर देश, हर कहीं ना कहीं छोटे छोटे बड़े बड़े संघर्ष हैं जो इस वैश्विक पूंजीवाद ने खड़े कर दिए। भास्कर की कविताओं में एक तो हिंसा का ये रूप देखा गया है जो अंतरराष्ट्रीय तक, विशेष करके अफगानिस्तान को लेकर के, सीरिया को लेकर के, आज हमारे यहाँ यूक्रेन का संकट है, ये सारी हिंसा की ही। दूसरी चीज है कि एक हिंसा हमारे जो एक आम जनता होती है, हमारे जो मूल्य होते हैं, जो साहित्य के मूल्य हैं, कि अगर हम गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं तो हमें लाठी मिलती है, फत्ता भी हिंसक हो चुकी है। और वो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं है, चुनी हमारे द्वारा गई है, लेकिन नियंत्रित उन्हीं शक्तियों के हाथ से है जो हथियारों का, खून का व्यापार करते हैं। अपने देश की जो उन्होंने ये तानाशाह 2 कविताएं जिन्होंने लिखा है, ये तानाशाह कोई राजा महाराजा नहीं है,
कि वंश परंपरा से ये उठ करके आया हो। ये तानाशाह है। अगर इस कविता को पूरी देखें तो ये लोकतंत्र की विधि से चुना हुआ एक बहुरूपिया ये तानाशाह है। और इस तानाशाह को वैश्विक पूंजी ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने इस व्यक्ति को तानाशाह बना दी। ये पूंजी के ढेर में बैठा हुआ है और इस देश की जनता को मरा हुआ, बिका हुआ समझ रहा है। जनता की आवाज को दबा रहा है। जनता क्या सोचेगी, सुनेगी, वही फैसला करेगा। वो क्या देखेगी, वही फैसला करेगा। वो क्या खाएगी, वही फैसला करेगा। जनता को उसकी चेतना से हटा रहा है। ये जो तानाशाह कविता है उसमें देखिए, खुद नहीं तो दूसरों से मरवा सकता था, उसने बहुत जल्दी जान लिया था। आपस में भिड़वा कर, दंगे भड़काकर, दूर बैठा टांग पर टांग धरे तमाशा देख सकता था। अनगिनत झूठ बोल सकता था और अनगिनत बार बोल सकता था। उसे मालूम था कि बार बार बोला गया झूठ मतलब सच। उसे मालूम था घृणा करना आसान है ज्यादा उत्तेजना से भरपूर। ऐसे राजा, ऐसे तानाशाह, इनमें जो एक राजा का भी एक कविता इनका आया, उसको भी मैं तानाशाह की ही कविता मानता हूँ कि वो भी जो राजा आया है तो वो पूंजीवाद की प्रतिकृत की तानाशाह, वो तानाशाह लोकतंत्र का नहीं है। अन्यथा वो तो जनता की तरफ न ध्यान देता, वो केवल उनकी तरफ ध्यान दे रहा है जो एक व्यापारी हैं, जो जनता के हिस्से का धन, उनका संस्कृति, उनकी चेतना का हरण करना चाहते हैं। जनता को दबा रहे हैं, उन पर गोली चला रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं। ये हिंसा का, और इस हिंसा का प्रभाव कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको भास्कर ने बखूबी देखा। विशेष करके जल, जंगल और जमीन की लड़ाई। उन्होंने इस चीज का जिक्र अपनी बहुत सी कविताओं में, इससे पहले वाली भी कविताओं में किया है कि वही शक्तियां जो तानाशाह को शिखर पर बैठा रही हैं, वो जंगलों को भी हमारे खा रही हैं, उधर की संस्कृति को खा रही हैं। जो वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और उस जमीन को छीना जा रहा है, उनको नक्सलवादी कहा जा रहा है। जो आदिवासी हैं उनको नक्सलवादी कहा जा रहा है। और जो जो वहां का हिंसक असली ताकतें हैं जो उस मैटर को जन्म दे रही हैं, उनको बचाया जा रहा है। ऐसी भास्कर की बस्तर कविता देखिएगा, जंगल हैरान है पर परेशान नहीं, क्योंकि जंगल का प्रेम से परिचय जंगल के जन्म के साथ ही हुआ। बंदूक और बारूद से परिचय आदमी की देन है। ये इनकी जंगल पर है। और एक आदिवासी कविता है। आदिवासी कविता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब उसका मन तुम्हारे जंगल पर आ गया। ये उस क्या है? ये वही शक्ति है। ये वही शक्ति है जो सत्ता को, संस्कृति को विकृत कर रही है। तुम्हारी औरतों के शरीर का गोदना शहरी आदमी के बाजुओं पर दिखाई देने लगा है। ये संस्कृति का एक विस्थापन है। किस व्यक्ति की संस्कृति को छीन लेना, ये इस तथ्य का उल्लेख किया। और तुम्हें नक्सली और नक्सली को आदिवासी मान लिया। ये भारत भाई इस हिंसा को इसी रूप में नहीं लेते, अपनी बजट कविता में भी जाते हैं और वो कहते हैं कि जंगल में भी जो गोली है, बारूद है, वो कैसे है। आप सत्ता का भी हथियार वही है, जंगल का भी हथियार वही है। बच्चों का, जब अफगानिस्तान में आते हैं, अफगानिस्तान के बच्चों पर जब वो लिखते हैं तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने माओ को, के एक प्रकार के खबरची होते हैं, जासूस होते हैं, जो अपनी माँ को जाकर के बताते हैं कि माँ एक बम बरसाने वाला जहाज आया। चारों तरफ हिंसा, और इसी हिंसा को चीनते हुए वो अस्मिताओं तक जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक कविता है कि जब वो बजट में आते हैं तो साफ साफ कह देते हैं कि अब का जो बजट है
जन कल्याण का बजट नहीं है, जनहित का बजट नहीं है। वो साफ कहते हैं कि देश का बजट दूसरे देशों से तरक्की का, बम बारूद और बंदूक का। अब ऐसा नहीं कि इस हिंसा को वो खाली एक जो डायरेक्टली प्रतिरोध होता है, जहां की नाम लेकर के वो प्रहार करते हैं, तो केवल तानाशाह में नहीं करती। जब हम तानाशाह कविता इनकी पढ़ते हैं, इनकी राजा कविता पढ़ते हैं, तो हमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं कि वो किस पर कही जा रहा है, वो हमारा कवि किस पर कह रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। जब से आर्थिक ये उदारीकरण खैर 1991 में आया, बात अलग, लेकिन इसका जो अधाधुंध रूप है, एक ऐसा रूप कि आदमी को उसकी संस्कृति से, सभ्यता से पृथक कर दिया गया, आदमी को निर्मूल्य मान लिया गया, मूल्यहीन कर दिया गया, वो स्थिति हमारी बहुत बाद में आई। अब आज तो उसका चरम रूप है। तो इस रूप को देखते हुए हम भी तानाशाह को जाने, तो जहां तानाशाह का नाम लेते हैं, अमेरिका है, वे तो मिट्टी के थे, कई कविताएं हैं जहां की डायरेक्टली ये जाकर के इन चीज का प्रतिरोध करते हैं और हिंसा की शिनाख्त करते हैं। जब वो जंगल और इसकी आदिवासी और जमीन की लड़ाई पर आते हैं, गांव की और शहर की लड़ाई पर आते हैं, तो वो सीधा सीधा उसी ही पूंजीवाद को दोषते हैं। ऐसा नहीं कि उनका शत्रु बदल रहा है, उनका शत्रु कहीं नहीं बदल। राजा की निर्मित हो, जंगल में जो लूटने जाते हैं, चाहे वो हो कोई भी हो, शक्ति केवल एक है, और वो क्या है, बिक रहे हैं पास पड़ोस के छोटे छोटे टुकड़ों में, आसमान छूती कीमतों पर। इन खेतों को कभी खरीदा था बिल्डरों ने कौड़ियों के मुंह। वही शक्तियां जमीन छीन करके, प्लाटिंग करा करके और उसको ऊंची ऊंची कीमतों में बेचते हैं, आदिवासियों की छीनी गई जमीन। और इस कारण से जंगल आपके नष्ट होते जा रहे हैं, आदिवासियों का सियाना नष्ट होता जा रहा है। गांव की जो आत्मनिर्भरता की अवस्था थी कि गांव का आदमी गांव में ही सब्जी पैदा करता था, वहीं अनाज पैदा करता था, खाता था, उसके जानवर होते थे, उनको पालता था, उस आत्मनिर्भर अवस्था को ये घोर पूंजीवाद, उत्तर उपभोक्तावाद उसको नष्ट करता जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण गांव को भी शहर में तब्दील कर रहा है। वो कह भी रहे हैं कि सिमट रहा है पानी, सिमट रही है हवा, और सिमट रहे हैं बरगद, नीम, बबूल, और आकाश सिमट रहा है, शहर का हो रहा है विस्तार। ये विस्तार क्यों हो रहा है? ये भी हिंसा है अपने पर्यावरण के प्रति, अपने एनवायरमेंट के प्रति, ये भी हिंसा है। और इस हिंसा का भी कारक वही है, वही आर्थिक उदारवाद या उदारीकृत, लंपटीकृत, मंडलीकृत अर्थव्यवस्था। इन शिनाख्तों को ऐसे ही नहीं वो कहते हैं, जब वो व्यापकता के रूप में अपने, मतलब उधर भी देखिए हिंसा है, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो, कहीं भी बच्चों पर तो उनकी असंख्य कविताएं। अगर मैं कहूं कि हिंदी में बच्चों को लेकर के विमर्श मूलक कविताएं बहुत कम लिखी, पर्यावरण को लेकर के विमर्श मूलक कविताएं बहुत कम लिखी गई। विमर्शों की बात आती है, जब अस्मिताओं की बात आती है, तो हमारे जो एकेडमिक आलोचक हैं वो सीधे सीधे दो ही विमर्श मानते हैं, तीन। एक विमर्श मान लेते हैं स्त्री विमर्श, एक मान लेते हैं दलित विमर्श, और एक बना देते हैं आदिवासी विमर्श। और उनके अपने अपने फार्मूले बन जाते हैं। उनकी उनकी अपनी जो गोष्ठियां हैं, उनका जो लेखन है, एक बंद कमरे के अनुभवों में आकर के उन्हीं छात्रों की कोर्स की पुस्तकों में दम तोड़ता है। आदिवासी मारा जा रहा है और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कॉमन हॉल में उन पर मीटिंग हुई। दलित गांव में घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है और उनके अधिकारों की मीटिंग 5 स्टार होटलों में जाकर विमर्श जनता से करना। अगर अस्मिताओं की बात अगर हो तो हम बच्चों को क्यों नहीं अस्मिता मान सकते, पर्यावरण को अस्मिता क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हर अस्मिता की अपनी एक केंद्रिकता होती है, बच्चों की भी एक केंद्रिकता है कि वही हिंसक ताकतें जो पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं,
आदिवासियों को नष्ट कर रही हैं और फिर आपके लोकतंत्र को नष्ट कर रही है, वही आपके बच्चों को भी नष्ट कर रही है, वही आपके गांव को भी नष्ट कर रही है। इस चीज को हमारे भास्कर भाई ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है। अपने पहले कविता संग्रह में कुछ हिस्सा उनका भी है। ये कविता संग्रह उन्हीं के हिस्से की बात करता है। उसमें बहुत सी कविताएं हैं जहां की बच्चों की हिस्सेदारी की बात की गई है, और खाली उन्होंने रुदन का एक मतलब भंगिमा नहीं अपनाई जो एक प्रकार की चालाक भंगिमा होती है, हाय बच्चे लुट रहे बच्चे पिट रहे बच्चे, नहीं, उनकी हिस्सेदारी की बात की है, भागीदारी की बात। विमर्श का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक आप उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं उठाते। अभी सबसे बढ़िया कविता इनकी मुनिया की दुनिया इसी कविता संग्रह में है। एक ऐसा कैरेक्टर, ध्यान दीजिए, मुनिया का कैरेक्टर, ये कहीं महानगरों में भी आपको मिलेगा, गांवों में भी मिलेगा, छोटे छोटे जगहों पर भी मिलेगा। यहाँ बांदा से इलाहाबाद के बीच में जो रेल चलती हैं तो हजारों मुनिया वहां हमको कार्य करते दिख जाते। वही डिब्बे की सफाई करना, झाड़ू लगाना, फिर एक एक पैसा उनसे लेना, अपना घर चलाना। वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनके पेट में क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है। ऐसी मुनिया, ऐसी एक बच्ची के लिए जो तो लिखा है कि एक पाठशाला है मुनिया की के घर के पास, तो मुनिया के पेट के बराबर खाना भी मिलता है वहां, पर मुनिया की दुनिया में साला की कक्षा नहीं, रेल के डिब्बे। बच्ची का आना जो अमूमन भारतीय संस्कृति परंपरा में एक जो एक रूढ़ परंपरा रही है कि बच्चियों को जन्म लेते ही अशुभ मानना और गर्भ में ही मार देना, ये सारी चीजें थी और रही हैं, क्योंकि ये शादी ब्याह इतने खर्चीले हो गए हैं। एक जो उच्च वर्ग के पास, जिनके पास नंबर 2 की कमाई है, अकूत पैसा है, इन लोगों ने इतना ज्यादा एक पारिवारिक बंधनों को, रिश्तों को एक मुद्रा के भारी भरकम बोझ से बांध दिया। कोई शादी किसी बेटी की होगी तो 15 लाख 20 लाख बाप को खर्च करना है, क्योंकि आप लोग उन्हीं की नकल कर रहे हैं, सारी जनता उन्हीं को देख रही कि हम उनके जैसे हो। और हमारे यहाँ की जो प्राचीन चीजें थी वो लगभग कि हमारा एक रिश्ता आत्मीयता का होता है। अब इस कविता में बच्ची का आना उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और जैसे कि इसमें कोमलकांत शब्दावली है कि जो मीठी शब्दावली कि जो कि हम प्रतिरोध की भाषा नहीं कह सकते, वो आत्मीयता की भाषा है और गहन संवेदना की भाषा है। और उस भाषा में उन्होंने इस कविता को लिखा है कि बच्ची का आना जैसे जल रहे नारियल के पूंछ पर अजवाइन के दानों का चटका। केवल एक बिंब नहीं, इस कविता में आदि से लेकर के अंत तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिंब है। ऐसे ब्रह्म जो चाक्षुष हैं, संवेद्य हैं, और हमारे लिए जो इंद्रियों से जो विशेष करके अनुभविक बिंब है। जब उस बिंब को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने वो दृश्य आकर के रच जाता है कि अजवाइन का दाना जब आग में डाला जाता है तो किस तरह चटकता है और उसकी गंध कैसे फैलती है। ये घ्राणज स्थित है जो कि उस कविता को शब्दों में बनाया गया है, लेकिन वो शब्द अपनी सीमा को तोड़ करके व्यंजना के सहारे घ्राणज और चाक्षुष होते जा रहे हैं। ऐसे बिंब भास्कर की कविताओं में भरे पड़े। जब वो माता पर लिखते हैं, पिता पर लिखते हैं, किसी बच्ची पर लिखते हैं, तो एक विशेष अवस्था आती है कि मैं ये कहूंगा कि जो लोक धर्मी कवि होता है, जो गांव का और एक जनपद का जो कवि होता है, कोई भी रहे हो, चाहे केदार बाबू, त्रिलोचन, नागार्जुन की जो रीत रही, जो परंपरा रही, उसमें एक आत्मीयता, एक पारिवारिकता, एक जो फैमिली रिलेशन जो कि आत्मीयता पर टिके होते हैं, तो उन आत्मीयता की नजरों से बच्चों को देख आप एक कवि होता है जो केवल देख रहा है, जुड़ा नहीं है,
वो केवल संवेदन को देख रहा है, देखने में पढ़ने में अंतर है। और जब वो जो हमारा एक कवि होता है कि उस संवेदन को भोग रहा होता है, तो जो देख रहा होता है, तो जो उसकी भाषा होती है, उसकी जो चेतना होती है, तो वो उपार्जित नहीं होती है। उसकी वो भाषा एक नकली भाषा होती है। उससे वो अपने देखने को अलग दिखाता है और जो भोग रहा है उसको अलग दिखाता है। लेकिन जहां एक आत्मसात कर लेने की भावना होती है, एक पारिवारिकता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, जहां आंतरिक जुड़ाव की भावना होती है, तो वहां पर कभी देखता नहीं है, भोगता है। इसलिए इनकी जो पिता पर कविताएं हैं, माता पर कविताएं हैं, बच्चियों पर जो कविताएं हैं, आप देखिए कि वहां आत्मीयता से लबालब कविताएं, उनमें भी अब जैसे अफगानिस्तान के बच्चों पर लिखा है कि ये वही बच्चे हैं जो अपनी माओ के लिए विमानों की जासूसी करते हैं, बम वर्षक विमानों के आने की सूचना देते हैं। और एक कविता नहीं है, इस कविता संग्रह में उन्होंने बच्चों पर बहुत सी कविताएं हैं। देखिए, समय कविता, काली लड़की, सीरिया, दंगों में किशोर, दंगे के बाद बच्चे, अफगानी बच्चों के लिए, दंगे के बाद बच्चे कविता पढ़िए, मार्मिक कविता है। ये खाली बच्चों पर केंद्रित है कि वो हिंसा जो थोपी जा रही है सीरिया पर, अफगानिस्तान पर, वो हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा अगर कोई हो रहा है तो हमारे बच्चे हो रहे हैं। उनका नजर बच्चों पर जा रहा है, स्त्रीवादियों की नजर स्त्री पर जा रही है कि वहां कौन शिकार हो रहा है। सबके अपने अपने समूह है, जो देख रहा है तो केवल अपने नजरिए से देख रहा है। इस पूंजीवाद ने इतना ज्यादा ये लोगों के दृष्टिकोण को विकृत कर दिया है कि हर आदमी किसी को नाराज नहीं करना चाहता और अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहता है, उनको सीढ़ी बना करके आगे बढ़ना चाहता है। तो जब हिंसा होती है तो हिंसा में लोग अपना जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, संप्रदाय देखते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी राजनीति करना है। और न तो वो बच्चों को देखते हैं, न पर्यावरण को देखते हैं। ये एक कवि है जो अपना नजरिया व्यापक रखता है और हिंसा में उस चीज को सबसे ज्यादा कविता में स्थान देता है जो सबसे ज्यादा शोषित है और पीड़ित है और हमारी चर्चा से बाहर है, विस्थापित है। ऐसा हमारे भास्कर भाई ने दिया है। मैं समझता हूं इतना वक्तव्य काफी है। धन्यवाद, नमस्कार। आप म्यूट हैं अभी, आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय उमाशंकर जी। बहुत ही सार्थक मूल्यांकन आपने किया है भास्कर भाई की उद्देश्य परक कविताओं का, और जो आयाम है, विभिन्न आयाम है उनकी कविताओं के। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिकांश कविताएं भास्कर भाई की किसी न किसी विमर्श का आह्वान करती हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय आशीष सिंह जी को कि वो अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। खूब जेल के आ रही है भैया, खूब हंग के बोलिए। अच्छा, धन्यवाद साथियों। उमा भाई ने भास्कर जी की कविताओं पर भी विस्तार से और विधिवत सारी बातें कर दी कि वो बच्चों से लेकर के वैश्विक स्तर पर जो कविताएं इनकी काम करती हैं। भास्कर भाई की कविताओं से ही मेरी मुलाकात उनसे हुई। जहां तक मुझे याद है, सन 2015 के वसुधा में, शायद वसुधा में या किसी पत्रिका में वागर्थ में 2-3 कविताएं छपी थी, उसमें गाजा पट्टी के बच्चों को लेकर के। और तो मैं जानता नहीं था भास्कर जी को उस तरीके से। और कविताएं मैंने पढ़ी तो कविताएं मुझे अलग लगी कि हमारे हिंदी का जो कवि, अधिकांशतः हिंदी के कवि अपने आसपास के परिवेश के बजाय कुछ अमूर्त भाषा में और कुछ मूल बातें करते हैं जाकर के, जो दुनिया में कुछ घट रहा होता है उसके बारे में बहुत आंख मूंद लेते हैं।
या जानते ही नहीं है एक तरीके से। तो उस रूप में लगा कि ये तो हमारा हिंदी का जो नया कवि है ये अलग तरीके से बात कर रहा है। गाजा पट्टी के जिन बच्चों को देख रहा कि चांद वहां से कैसे दिखाई दे रहा होगा, क्या हर घर से चांद वहां किस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, उस कविता को पढ़ते हुए मेरी मुलाकात भास्कर से हुई कविता के तौर पर। और जैसा कि उमा भाई ने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे कात्यायनी कहती है एक जगह किसी कविता में कि अच्छी और बुरी कविता के बारे में तो बात है। जो अच्छी कविता होती है वो अपने अंदर से बाहर की दुनिया से जोड़ती है, दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। और बुरी कविताएं क्या होती है, जो आदमी को और अंदर अपने खो में ले आती हैं और उनको कब्र में लेके चली जाती है। तो भास्कर की जो भी कविताएं हैं वो बाहर की जो दुनिया है, जो आसपास दुर्घट घट रहा है, जो नहीं होना चाहिए, उसको चिन्हित करती है। इस रूप में भास्कर कविता करने के लिए कविता नहीं करते हैं। कविता उनके यहाँ अपने समय के सवालों को दर्ज करने के लिए, अपने समय की जद्दोजहद को दर्ज करने के लिए उनको विमर्श करती है। वो चाहे बच्चों को लेकर के हो, वो चाहे वो दलितों या मुसलमानों को जिस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है उस लिंचिंग के मामले को लेकर के हो, या दुनिया में तमाम तरीके जो संघर्ष चल रहे हैं उन सवालों को लेकर के हो, या जिस प्रकार का मध्यवर्ग जिसके ताकत पर, जिसके बिना पर आज की हुकूमत गद्दी नशीन है, जिन खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर, जिन फर्जी बयानों के नाम पर, उन मध्यवर्ग को चिन्हित करने से भी भास्कर की कविता कभी पीछे नहीं रहती है। जैसे भी ताजा कविता भी पिछले कोरोना काल में जिनकी कविता आई थी मध्यवर्ग का 9 मिनट, जिसका भी पाठ भी भास्कर भाई ने किया, वो एक्सपोज करती। इस प्रकार एक मध्यम वर्ग को लेकर के कविता वो अपने पुराने कलेक्शन में भी लिखते हैं कि वो सामान खरीदता है, सब अखबार पढ़ता है, अखबार खबर यानी वो हिंसा की खबरें देखता है और फिर अपना चीजें मन बदल लेता है। जिसके लिए जो मध्यवर्ग आसपास क्या कुछ घट रहा है उसके लिए महज सूचना है, महज खबर है, महज रिपोर्ट है, वहां उस ऐसे खोखलेपन को, ऐसे अलग स्थितियों को भास्कर की कविता चिन्हित करती है। और यही नहीं, अपने मित्रों के बीच जिन कवियों ने जनपद से दूरी बना ली, जिन कवियों ने अपनी मिट्टी से दूरी बना ली, जिन कवियों ने आम संघर्षों से दूरी बना ली, उन कवियों को भी चिन्हित करते हुए भास्कर ने कविताएं लिखी। एक जहां तक मुझे याद है एक पुराना कलेक्शन था, उसमें मेरा एक मित्र है जो अगर मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, हमारा कवि जो हमारा नहीं रहा, ये तमाम ऐसे कवि होंगे जिन्होंने मजदूरों की बात की, गरीबों की बात की, बेबसी की बात की, आदिवासियों की बात की, स्त्रियों की बात की, दमन की बात की। लेकिन एक समय बाद ये दमन, ये स्त्री, ये बच्चे, ये आदिवासी, ये दलित उनके लिए सिंबल बन गए, उनकी कविता में आने वाले अल्फाज बन गए। इनसे, इनकी जिंदगियों से, इनकी जद्दोजहद से उस कवि का दूर का नाता नहीं रहा। वो कवि साहित्य अकादमी के आसपास चक्कर लगाने लगा, या तमाम जो साहित्य की सत्ता है उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए अपने आप को बड़ा कवि बनाने लगा। तो भास्कर ऐसे कवियों के को चिन्हित करते हैं जो उसके लंगोटिया यार हुआ करते थे, जो उनके बीच के लोग थे, जो दूर चले गए, और इतनी दूर चले गए वो सत्ता के बहुत निकट खड़े हुए हैं। क्योंकि सत्ता महज राजनीतिक सत्ता नहीं होती है, साहित्य में भी सत्ता है कि आप किसके प्रति आप कटिबद्ध हैं, किन सवालों को आप दर्ज कर रहे हैं और किन सवालों पर आप आनाकानी कर रहे हैं और किन सवालों को दाएं बाएं करके पेश कर रहे हैं। तो इस रूप में भास्कर की जो कविता है वो कविता करने के लिए कविता नहीं है, इसीलिए मुझे भास्कर प्रिय है। तो वो कविता करने के लिए उनके यहाँ जो अगर बिंब भी आते हैं तो जीवन के अच्छे बिंब है, जिनको आप महसूस करते, अलग से लाए गए नहीं है, या दूर से उनको जो है आयत नहीं किया जा रहा है, या बहुत दूर तक सोचा नहीं जा रहा, दूर प्रतीकों में, बिंबों में कविता को कैसे रचा जाए कि तमाम जो बड़े ऊंचे काव्य आस्वाद वाले पाठक हैं उन पर लहालोट हो सके। उनकी कविता इस रूप में है कि सत्ता को दर्ज करते हुए, वो बच्ची जो गणतंत्र दिवस में दूर खड़ी हुई है, मिठाई नहीं पा रही, उसके हिस्से की बात करते हुए,
वो कविता जो कराची में बच्चे खेल रहे हैं, या पाकिस्तान के बच्चे हैं, या सीरिया के बच्चे हैं, या वो बच्चे जो जहां बम गिरा हुआ उस रोके निशान उनको कैसा दिखाई दे रहा, उन दर्दों को उनकी कविता दर्ज करती है और उठाती है। इसीलिए मेरे लिए भास्कर की कविता, भास्कर के ओवरऑल जो विकास क्रम है उसको अलग देख करके नहीं, आप देखा जाए लगातार उस चीज को लगातार उस रूप में दर्ज करते हुए यहाँ तक चले आए हैं। जो नया कलेक्शन अभी आया हुआ है चयनित कविताओं के तौर पर, इन कलेक्शन में भी वो कविता भी है जिस कविता से मैंने कहा था मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उससे उस पर बात ना करके एक बात और मैं कहूंगा कि इधर कविता में ईश्वर फिर से आया है। ईश्वर की का आवागमन, भाई ईश्वर की लाठी स्वप्निल 80 के 90 के दशक के जो कवि थे, वो ईश्वर की लाठी उनकी दूसरी किस्म की थी। या इसके पहले जो कवियों ने ईश्वर को धरती पे उतारा था, भक्त काल के कवियों ने, और मनुष्य बनाने की कोशिश की थी, उसे मनुष्य देखने की कोशिश की थी। आज ईश्वर बदल गया है। आज ईश्वर किसी सत्ता के प्रतीक में है, किसी तानाशाह के प्रतीक में है। और अभी कुछ देर पहले कह सकते हैं कि अभी मुश्किल से 8-10 साल पहले अजय की कविता में ईश्वर बगल में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन यहाँ ईश्वर दूसरे रूप में निकल करके आया है। भास्कर की कविता में एक कविता ईश्वर है, मैं उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसका थोड़ा हिस्सा में पढ़ता हूँ। सोचता हूँ एक सीढ़ी लगा लूं धरती से स्वर्ग तक ऊंची, और उतार लाऊं ईश्वर को, ढाल बनाकर खड़ा कर दूं। अब यही से कविता बदल जा रही है। ढाल बनाकर खड़ा कर दूं उन बच्चों, उस बच्चे के बीच जो ईश्वर और खुदा की लड़ाई में चाकू लिए तैयार खड़े थे। बचने ही चाहिए बच्चे, भले ही मारा जाए ईश्वर, मुझे कोई गिला नहीं। अब यहाँ पर ईश्वर, जिस ईश्वर के नाम पर जिस प्रकार का कत्लेआम चल रहा है, ये कौन सा ईश्वर है जो यहाँ इन बच्चों के बीच प्रवेश करके उन बच्चों के हाथों में हथियार दे रहा है? एक कौन सा ईश्वर है इन बच्चों को अनाथ कर रहा है? यहाँ पर भास्कर की कविताओं में ईश्वर अपने नए रूप में उदित होता है। उसी प्रकार तानाशाह भी वो तानाशाह नहीं, तितली कट मूंछों वाला तानाशाह नहीं है, और कदम ताल करता हुआ बहुत स्मार्ट फौजी अनुशासन से लैस वो तानाशाह नहीं है। उनका तानाशाह ऐसा है जो समुंदर को देख के पेशाब कर देना करने के लिए खड़ा हुआ है, जो काकरोच को देख के डर जाता है। बहुत पिद्दी सा, मामूली सा, कायर किस्म का व्यक्ति जो अपने समय के हालातों, जो हम देश काल की परिस्थितियों के मद्देनजर गद्दी नशीन होकर के एक खास किस्म के तरीके से मिमिक्री कर रहा है, खास किस्म से लेकर के बयान दे रहा है, खास किस्म से लेकर के बातें कर रहा है, खास किस्म से अपने राष्ट्र, स्वाभिमान और देश संस्कृति की बात कर रहा है। इनकी कविताएं 15 के बाद, 15 के पहले भी और 15 के बाद स्टेट को लेकर के, स्टेट के कैरेक्टर को लेकर के, सत्ता के कैरेक्टर को लेकर के और मध्यवर्ग की भूमिका को लेकर के इनके बीच में कविता लगातार आ जा रही है। इसके पहले की कविताओं में पिता भी हैं, इनके दोस्त ललित कृष्ण भी हैं, इनके सूरज भी हैं, और दोस्त मित्र हैं और बच्चे भी हैं। 15-16 के बाद की कविताओं में देखा जाए, रजत की कविताओं में लगातार जो खोखलापन है मध्यवर्ग का, जो दिखावटीपन है, जो सोसेबाजी है, ये और स्टेट का कैरेक्टर किस किस प्रकार से नीचे स्तर तक बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बिना पर कौन लोग हैं जो खाल उतार लेना चाहते हैं, पीट पीट करके मार डालना चाहते हैं, इन शक्तियों के खिलाफ चलती हुई कविताएं। तो अपने समय को बेबाकी से, बगैर किसी प्रतीक और बिंब का सहारा लिए, बगैर किसी अमूर्त किसी भाषा का सहारा लिए सीधी भाषा में बात करते हैं। एक कविता इस कलेक्शन में भी है, हाँ, जिसका जिक्र आदरणीय कौशल किशोर जी ने अपने भूमिका में विस्तार से किया है। वह बड़ी साफ और स्पष्ट भाषा में, जिस प्रकार अगर कहे जाए कि चंदन पांडे का वैधानिक या कीर्तिदान उपन्यास आया जिस विषय पर अभी गौरीनाथ का अभी उपन्यास आया, जिस विषय पर अनिल यादव की गौश्वेत कहानी आई,
वो सवाल हैं जिन जिन जो कहानीकार जो कभी अपने सामने जो चीजें घट रही हैं उसको कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं, जोखिम लेते हुए। क्योंकि आज मीडिया संकट में है, आज आपकी अध्यक्ष संकट में है। आप किस प्रकार की कविता लिखते हैं, आपको पता है मणिपुर में कविता लिखने की एवज में एक लड़की को जेल में डाला गया। आप कविता लिखने की एवज में आपको मुअत्तल किया जा सकता है, आपको बयान देने की एवज में आपकी नौकरी खाई जा सकती है। ऐसे समय में कभी क्या काम कर सकता है? कभी सच का ही बयान तो कर सकता है, कभी उन यथार्थ को सामने रख सकता है, उन चीजों को सामने रख सकता है जिसके रखे रखे बहेर कभी कभी नहीं रह जाएगा। इस रूप में कवि के तौर पर भास्कर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे भास्कर की कविता, भास्कर का जो पक्ष है, भास्कर जिस प्रकार से अपनी बात को कविता में दर्ज करते हैं, जैसे इसी कविता में, और वो कविता पीछे से बात करते हैं और बहुत कहा जाए कि संवाद की भाषा में बताते हुए वो एक विलन को, कैरेक्टर को खड़ा नहीं करते हैं। विलन के अंदर का जो मनुष्य है उसको टटोलते हुए उसको जमीन पे खड़ा कर दे, देखिए कितना पिद्दी सा है, कितना मामूली सा है, और आप क्या हो यार। वो भेड़े नहीं है जिनके ऊन उतारे जाते हैं, वह सांप नहीं है जिनकी खाल खींची जाती है, तो बकरियां और मेमने भी नहीं है जिन्हें जिबा करने से पहले नरम कोमल पत्तियां खिलाई जाती हैं। और भेड़, सांप, बकरियां, मेमने कुछ भी नहीं है, वे आदमी है जिनकी शक्ल बन मानो से कम, आदमी से ज्यादा है। दरअसल वे आदमी ही हैं जिनकी खाल खींची जा रही है, लात और भूसे बरसाए जा रहे हैं, जिबा किया जा रहा है, पत्तियों से मिलता जुलता कुछ खिला खिलाकर। वो जीवित हैं जीवा से पहले, वो जीवित हैं क्योंकि जीवा से पहले जरूरी है उनका जीवित रहना। एक कौन सी शक्तियां हैं जो आदमी की खाल उतार रही हैं? एक कौन सी शक्तियां हैं जो पत्तियां खिला करके या थोड़ा सा आश्वासन दे करके जान ले लेने को उतारू है? एक शक्तियां जो समाज में अगर ताकत पा रही हैं, इनके पीछे की बागडोर किन हाथों में है, इनकी शिनाख्त कविता कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस रूप में देखा जाए जिस पर भास्कर की कविता अपने समकाल की उन दृश्यों को, उन घटनाओं को, उन दुर्घटनाओं को, इन स्थितियों को, उन पीड़ाओं को दर्ज करती है, इसके दर्ज किए बगैर कोई नागरिक, कोई संवेदनशील मनुष्य होने का हक भी खो देता है। इसलिए कवि भास्कर की जो जद्दोजहद है अपने मनुष्य को बचाए रखने और सामने जो मनुष्यता का संकट खड़ा हुआ है उसको सबके सामने रखने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए इनकी कविता बार बार अंदर नहीं जाती है, अपने में नहीं खो जाती है। अब मैं की कविता कहीं, इनकी कोई कविता मैं की नहीं है। एक भी कविता मैंने इनकी दोनों कलेक्शन मैंने इनका पढ़ा, मैं लगातार इनकी कविताएं अलग अलग जगहों पर पढ़ता रहा हूं। मैं नहीं है इसमें, वह हैं, पर हैं, हम लोग हैं, तमाम लोग हैं और उनसे प्रभावित हम और आप लोग हैं। इस रूप में मैं देखता हूं, हम देख पा रहे हैं कि भास्कर की कविता में जो कवि है वो अपने समय में खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। और दूसरी बात, जहां तक साथी उमाशंकर ने कहा, और सही बात है कि बच्चों को लेकर के, मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर के जिस रूप में भास्कर ने कविताएं जितनी लिखी हैं, मुझे लगता है कि आज के इनकी पीढ़ी के कवियों में बहुत कम कवियों ने बच्चों को लेकर के कविताएं, इतनी संख्या में कविताएं दर्ज की है। और चाहे अलग अलग हिस्सों में, जिसकी बात मुनिया की बात की, इन्होंने जाकर के जो रिंग से पास करके अपना छोटे भैया को खिला पिला रही, जाकर के भोजन व्यवस्था कर ले रही है, या तमाम किस्म से। तो भास्कर की कविताएं पढ़ते हुए, भास्कर की कविताएं सुनते हुए हम लोग आज के समय के उस कवि को सुन रहे होते हैं जिस कवि ने अपने समय के सवालों को अपनी कविता के माध्यम से अपने लोगों तक
तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वही उसका पक्ष, वही उसकी प्रखरता उसकी कविता के माध्यम से हमारे सामने दर्ज है। इस रूप में भास्कर हमारे हम सबके जरूरी महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताओं पर आप लोगों ने जो कार्यक्रम आज संचालित किया रखा, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। और भास्कर भाई को इस नए कलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सिंह जी। भास्कर भाई निश्चित रूप से आज के समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। समय बहुत हो रहा है और हमको थोड़ा सा तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने मित्र रजत कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य रखें। एक प्रशांत भाई, मुझे लगता है तकनीकी कारणों से ना डेटा वगैरह की समस्या है, वो नहीं है फिलहाल इसमें। अच्छा, कोई बात। तो अब हम समाहार करेंगे कार्यक्रम का, लेकिन इसके पहले कौशल सर, आप कुछ छोटी टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। जी, काफी बातें आ गई हैं और काफी विस्तार में भी उमा जी ने और आशीष सिंह ने बहुत विस्तार में बातें की है और कविता के अंदर प्रवेश करके बात की है, और ये बहुत जरूरी होता है। और उनकी जो मुख्य विशेषता है इनकी कि क्यों भास्कर चौधरी हमारे लिए जरूरी और महत्वपूर्ण कवि हैं, इस पहलू को वे दोनों सामने ले आते हैं। और जो इनकी खासियत है उसे भी, और जो हिंदी कविता में जिन चीजों पर कम लिखा गया या कम उस पर विमर्श में का हिस्सा बनाया गया, इनकी कविताएं उस विमर्श का हिस्सा बनती हैं। ये बातें उमा जी ने भी और आशीष जी ने भी, दोनों लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। मैं तो एक सूत्र वाक्य में ही अपनी बात हमने रखी थी, और मैंने भी इन्हीं सब चीजों को अपनी भूमिका में ले आया है, ले आने की हमने कोशिश की है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि 21वीं सदी के जो कवि अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं इस दौर में युवा कवियों में, उसमें भास्कर चौधरी एक महत्वपूर्ण और हमारे लिए जरूरी कवि हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, और ऑलरेडी बहुत समय हो गया है। समय बहुत हो गया, इसके बावजूद मैं चाहूंगा शीतेंद्र नाथ चौधरी सर दो शब्द हम लोगों के लिए कहें, अगर मौजूद हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। आभार सर। दरअसल मैं कुछ बोलने के लिए बैठा भी नहीं था, और फिर बेटे की कविता पर चर्चा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आशीष को तो मैं पहले भी पढ़ा हूँ, भास्कर की कविता, आत्मारंजन की कविता, और भी कई सारे जो अभी एकदम हमारे युवा कवि रहे हैं उन पर भी उन्होंने काफी लिखा है। उन कविता की बात शायद उनकी किताब उसको पूरा ही मैं पढ़ चुका हूँ। तो उमा शंकर जी ने भी बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया, और कौशल किशोर जी को तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ उस पर लिखे हुए को, और अभी भी उन्होंने बहुत सार्थक बातचीत की। और आशीष तो उस पर लिखे हुए थे, तो ऐसे भी बहुत समृद्ध ढंग से उन्होंने चर्चा की। और मिथिलेश राय जी का ये कार्यक्रम, मिथिलेश जी का बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही सार्थक आयोजन है। एक भास्कर की कविताओं पर आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से वो सारे आयामों को लेते हुए उन्होंने जो कुछ भी लिखा उस पर चर्चा की, और एक बहुत सुंदर और अच्छा आयोजन ये मुझे देखने को मिला। आज का बल्कि ये कार्यक्रम एक आध दिन और सुना था, उनसे भी आप लोगों ने बेहतर ढंग से सारी प्रस्तुतियां की। मैं खास करके चूंकि मेरे बेटे की कविताओं पर चर्चा है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशांत ने बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया। बहुत ऐसे भी प्रशांत को मैं सुनता रहता हूँ, उनकी कविताओं को पढ़ता रहता हूँ। पहले इतना उनको विश्वास नहीं था अपने ऊपर, लेकिन फेसबुक में आने के बाद
बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से अपने को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे प्रसन्नता होती है कि एक इंजीनियर होके और इंजीनियरिंग का एक वरिष्ठ प्रोफेसर बन गए हैं वो, और तब भी वो साहित्य में इतनी रुचि लेकर और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं केवल प्रार्थना एक कामना करता हूँ कि वो इस साहित्य अपने साहित्यिक कार्य में और सृजन कर्म में उत्तरोत्तर इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मिथिलेश जी को, आदरणीय मिथिलेश जी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके इस लिखावट जो प्रस्तुति है, साहित्यिक का आयोजन है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हार्दिक आभार सर। और अब मैं समाहार के लिए आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूं अंतिम वक्तव्य के लिए। भास्कर चौधरी की कविताएं हमने सुनी और उनकी कविताओं पर कौशल किशोर जी का संक्षिप्त वक्तव्य भी सुना हमने। आशीष सिंह और उमाशंकर परमार का एक विस्तार से दिया गया वक्तव्य भी हमने सुना और भास्कर चौधरी के पिताजी की भी बातें सुनी। और वो, मुझे लगता है कि वो इन कविताओं को पढ़ते रहे होंगे और शायद बहुत कुछ बोलना चाहते रहे होंगे, लेकिन पिता पुत्र का संबंध बीच में आ गया तो हम उनको पूरी तरह से सुनने में सफल नहीं हुए। फिर कभी उनको हम लोग इसी काम के लिए जोड़ेंगे कि आप बोलिए, कविता पर बोलिए। अफसोस इस बात का है कि रजत कृष्ण आते जाते रहे और अभी वो आए थे फिर चले गए, तो अब हम उनको फिर कभी देखेंगे, कभी बात करेंगे। अब उनके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि समय 11:30 हो गया है। तो एक दिक्कत मेरे सामने ये है कि भास्कर चौधरी का जो संग्रह है, 2-3 संग्रहों का नाम प्रशांत ने बताया, तो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए। जो संदर्भ के लिए मेरे पास सामग्री है वो है कौशल किशोर की एक फेसबुक पर टिप्पणी, जो कि भास्कर के इस कविता संग्रह जो समकाल की आवाज सीरीज में आया है और उनके जन्मदिन की बधाई के उपलक्ष्य में उन्होंने फेसबुक पर लिखी थी। और दूसरी सामग्रियां हैं उमाशंकर सिंह का वक्तव्य, शेष सिंह का वक्तव्य और कौशल किशोर जी का वक्तव्य। ये भी पर्याप्त सामग्री है 2-4 लाइन बोलने के लिए। भास्कर से मेरा परिचय कैसे हुआ? भास्कर से मेरा कोई परिचय नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना एक दूसरे को ठीक से जानते हैं। एक दिन शायद मेरी एक कविता का पाठ करके इन्होंने भेजा और वो कविता का पाठ, मैं सही बोल रहा हूँ भास्कर? जी जी बिल्कुल। मेरी एक कविता है सरकार, शायद उसी का पाठ करके इन्होंने भेजा। जी जी बिल्कुल। और उनका पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि वो कविता लिखते समय मैंने उतनी बातें नहीं सोची थी जितना कि इनके पाठ में वो छंकृत हुई बातें। कि ऐसा होता है कविता पाठ, रघुवीर साहब कहते थे हम लोग अपनी कविताओं का ही पाठ ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो वहां से
मेरा एक तरह से इनसे परिचय बढ़ने लगा। उसके पहले भास्कर चौधरी के बारे में चर्चाएं होती थी, जैसे आजकल के संपादक राकेश रेणु के दफ्तर में हम लोग जब बैठते थे तो भास्कर चौधरी की भी चर्चा होती थी। तो उसके बाद से हमारा परिचय शुरू हुआ। फिर इधर उधर कुछ कविताएं पढ़ी और फिर मुझे लगा कि ये कवि छत्तीसगढ़ का कवि नहीं हो सकता, ये तो राष्ट्रीय कवि है। तो धीरे धीरे हम लोगों का एक इंटरेक्शन चलता गया, बढ़ता गया। और कोरोना काल में तो किसी से किसी को मिलने की छूट थी नहीं, फिर मेरा इधर उधर आना जाना सब, तो ऑनलाइन ही भास्कर को हमने देखना और समझना शुरू किया। और जितना देखा और समझा भास्कर चौधरी को, आज के जो वक्तव्य हुए तीनों वक्ताओं का, आशीष सिंह का, उमाशंकर सिंह परमार का, कौशल किशोर का, और जो प्रशांत जैन ने बातें बताई, तो जितना मैं भास्कर चौधरी को समझा, इन बातों से उसकी पुष्टि ही होती है। मेरा मानना है कि कोई भी समय, पीछे का समय या आज का समय, कभी आदर्श समय नहीं रहा है। हम एक नए सत्ता विमर्श से चलते हैं और फिर बदलते बदलते एक लोकतांत्रिक समाज में आ जाते हैं। लोकतंत्र है, संविधान है। तो मैं नहीं मानता कि हम एक आदर्श समय में आ गए हैं। इस बात को भास्कर चौधरी की कविताएं रेखांकित करती हैं। जितने हाशिए के लोग हैं, हाशिए का जीवन है, इनकी चर्चा उमाशंकर सिंह ने भी की। इनकी कविताओं में कैसे वो सब आता है। बल्कि उमाशंकर सिंह परमार की वो बात मुझे अच्छी लगी कि आप सिर्फ विमर्श खड़ा करके कोई आप कल्याणकारी समय नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक कवि वो ग्राउंड रियलिटी में जाता है, जैसे कहते हैं ना कि पोएटिक जस्टिस, यानी कोई प्रूफ नहीं है लेकिन कविता साबित करती है कि ये है, ये इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें भास्कर चौधरी ले आते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं कि वो समय और आज का समय में फर्क क्या है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हम एक लज्जित और पराजित युग में आ गए हैं। हम कई बार लज्जित और पराजित हुए हैं। 1974 में लज्जित पराजित हुए थे, फिर 1982 में लज्जित पराजित हुए, जब हिंदुओं को सिखों के विरुद्ध कर दिया गया। हम वहां लज्जित भी हुए और पराजित भी हुए। बाबरी मस्जिद का गिर जाना बहुत लज्जित किया, बहुत पराजित किया। हमारे अस्तित्व को ही इतने बड़े संकट में डाला। तो अब जो हमारा समय है वो सबसे, बल्कि रोज रोज हमें लज्जित और पराजित करने का समय है। किसी कौम के किसी भी आदमी के साथ बुरा होता है तो हम लज्जित होते हैं, लज्जित महसूस करते हैं, पराजित महसूस करते हैं। हम एक ऐसे समय में हैं जहां जीना, सांस लेना बहुत बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चूंकि हम कविताओं में घिरे रहते हैं तो सांस ले पाते हैं। तो भास्कर चौधरी की कविताएं
उस तरह का काम, हमें ऑक्सीजन का काम करता है। और हमारे समय की जो अंतर्ध्वनियां हैं वो गूंजती हैं इनकी कविताओं में। और जहां ये तानाशाह की बात करते हैं वहां वो चीजें और घनीभूत हो जाती हैं। तानाशाह कौन है? हमारे बीच से ही आया हुआ एक आदमी है। उस आदमी की इंसानियत पर हमें क्या लोग भरोसा करते हैं, और वो आदमी दोहरे मापदंड वाला मिलता है। ये पीड़ा कविता से बेहतर किसी विधा में नहीं आ सकती। तो मुझे ये बात भास्कर चौधरी की कविताओं में सुनाई पड़ती है, दिखाई देती है। तो आशीष सिंह ने और परमार ने, उमाशंकर सिंह परमार ने ठीक ही कहा कि वो एक महत्वपूर्ण युवा कवि है। तो उनकी कविताओं पर मैं इतनी ही बातें करता हूँ। लिखावट के बारे में आप लोग जानते हैं कि 35 साल पुरानी संस्था है। रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैंने शुरू किया था, वो दोनों तो चले गए। अब ये संस्था आगे अभी तो ऑनलाइन ही काम कर रही है। इन दिल्ली में बहुत काम किया है। विष्णु खरे भी बहुत सक्रिय रहे। अब उसी तरह की सक्रियता कौशल किशोर से मिल रही है, और ये बात आप लोग महसूस कर रहे होंगे। जवाहरलाल जलद जी हैं। तो सबके मेल जोल से सब लोग मिलते हैं तो कोई अच्छी चीज बनती है, कोई अच्छा प्रतिरोध खड़ा होता है, कोई आवाज स्ट्रांग होती है। और वो काम बहुत जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। दवा जहां से मिल जाए वो वही काम की चीज है। तो मैं प्रशांत जैन का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उन्होंने अच्छा बेहतर संचालन किया। और वो एक चीज की कमी रह गई है जिसमें आशीष सिंह का परिचय हमने लिखावट के दर्शकों को नहीं दिया। तो वो यूट्यूब में वो परिचय डाल देंगे। उमाशंकर सिंह परमार का भी परिचय होना चाहिए था, वो प्रशांत के पास नहीं पहुंचा होगा, तो वो भी हम उसमें डाल देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग लिखावट के यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये रिकॉर्डिंग जैसे आएगी हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और ये पूरा कार्यक्रम वहां पर रहेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब रिकॉर्डिंग आ जाए तो आप लोग उसको दूर दूर तक भेजिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग लिख पढ़ रहे हैं उन्हीं को भेजना है। कविता की सीमा को तोड़ने का काम हमें करना चाहिए। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा भास्कर चौधरी के पिताजी आए। ऐसा कहाँ होता है कि भाई बहन पिता सब आके सुन रहे हैं? वो नहीं होता, बहुत कम होता है बल्कि नहीं होता। तो वो उनका आना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप लोग भेजिए जहां जहां, बल्कि मैंने तो कौशल जी को कहा था कि हम लोग शहर शहर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, वो करेंगे धीरे धीरे। मैं भास्कर चौधरी से ये भी कहूंगा कि एक कविता छत्तीसगढ़ शुरू करें। हमने कविता राजस्थान शुरू किया था, कुछ एपिसोड्स हुए। अभी कौशल जी के सहयोग से कविता लखनऊ शुरू हुआ है। अभी जवाहरलाल जलद जी
कविता बांदा करने वाले हैं, तो जब आदेश करेंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से कविता की सीमा को हम लोग तोड़ने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार, और अब मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।